नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेड टॉक्स पे। मैं अपर्णा और आज हम लोग करने जा रहे हैं सोशल स्टडीज यानी सामाजिक अध्ययन की अपनी मैराथन क्लास का पार्ट 2। तो देखिए पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं, जिसमें हमने 2011 से लेकर 2015 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया था। तो आज हम करेंगे 2016 से लेकर 2021 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। तो आज आप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। बहुत ही मन अच्छे से लगन से आप पढ़िएगा, क्योंकि इसमें वो सभी प्रश्न हैं जो पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो पहला प्रश्न है कि ऋतु प्रवास से क्या अभिप्राय है। देखिए ऋतु प्रवास का मतलब होता है कि नए चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता को क्या कहते हैं, ऋतु प्रवास कहते हैं। अब अगला प्रश्न दिया गया है, इसमें आपको मिलान करना है। तो आप अंतर्भेदी आग्नेय शैलों को मिला दीजिए ग्रेनाइट से, बहिर्भेदी आग्नेय शैलें मिलेंगी बेसाल्ट से, अवसादी शैलों को मिला दीजिए बलुआ पत्थर से, और कायांतरित शैलें किससे मिल जाएंगी, चूना पत्थर से। यानी क्या सही है इसमें, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब प्रश्न नंबर 33 है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें चिनूक स्थायी पवन चलती है। तो चिनूक कहाँ चलती है, प्रेरी में चलती है। अगला है, वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है। तो रेडियो प्रसारण में कौन सी परत सहायता करती है, आपकी बाह्यमंडल करती है। क्या सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 35 है, सुनहरी जरी निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है। तो किसकी किस्म है सुनहरी जरी, वो है सिल्क की। क्या सही है इसमें आपका, ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रश्न नंबर 36 है, जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय है। देखिए जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है पृथ्वी के पृष्ठ की एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, उसको क्या कहते हैं हम, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रश्न नंबर 37 है, पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 आग खनन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। अगला है, उद्योग के निम्नलिखित प्रकारों में से टोकरी बुनाई किसका उदाहरण है। देखिए टोकरी बुनाई उदाहरण है लघु आकार का। क्या सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न नंबर 39 है कि तानाशाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन गलत है। पूछा जा रहा है कि तानाशाही के विषय में कौन सा सही नहीं है। तो तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न नहीं कर सकते, सही बात है। उसका निर्णय ही सर्वमान्य है, कोई प्रश्न नहीं कर सकता। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति तानाशाह में नहीं थी, ये भी सही है। तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर तानाशाह को स्पष्टीकरण देने की भी आवश्यकता नहीं होती। तो ये तीनों ही सही है कि वो जो चाहे निर्णय ले सकता है, स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन उससे कोई नहीं मांग सकता, कोई उससे प्रश्न नहीं पूछ सकता। तो ये सारे किसके गुण हैं, तानाशाही के गुण हैं। और अगला है, चौथा ऑप्शन है कि तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं। तो ये गलत है। तो 39 में आपका क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 कि तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। कि कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है। तो वो किस पर बनाया गया है, कावेरी नदी पे बनाया गया है। 40 में क्या सही है आपका, ऑप्शन नंबर 3 सही है, कावेरी नदी पर बनाया गया है। प्रश्न नंबर 41 है, हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 मृतक पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है किसको। तो देखिए सभी को करता है, समान अधिकार है पत्नी को, फिर कोई पुत्र हैं पुत्रियां हैं, उन सभी को। तो क्या सही है आपको, ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न नंबर 42 है, भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा किसने दिया था। विविधता में एकता का मुहावरा दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रश्न नंबर 43 है, जनपद पंचायत के कार्यों के विषय में 2 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है। पहला है, जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजना निर्धारित करती है। अगला है कि जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों के मध्य धन वितरण नियमित करने में जिला पंचायत की सहायता करती है। तो देखिए ये दोनों ही जो है इसके विषय में गलत हैं। तो क्या सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है कि ये दोनों ही कथन इसके बारे में गलत हैं। तो देखिए जिला स्तर पर विकास योजना का निर्धारण जिला परिषद द्वारा किया जाता है, ना कि जनपद पंचायत द्वारा किया जाता है। और जो ग्राम पंचायतों के मध्य जो धन वितरण है वो नियमित करने का कार्य कौन करती है, वो जिला परिषद करती है। तो इसमें आपका क्या सही, ऑप्शन नंबर 3 कि ये दोनों ही इस संदर्भ में गलत दिए हुए हैं। अगला है प्रश्न नंबर 44, सूचना का अधिकार यानी जो आरटीआई है
अधिनियम पर निम्नलिखित दो कथनों पहले और दूसरे पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। पहला है, सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से कोई भी नागरिक केवल केंद्रीय सरकार के विभागों की कार्यप्रणाली के संदर्भ में सूचना प्राप्त कर सकता है। अगला, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिक को किसी स्तर के किसी न्यायालय से पहले याचिका दाखिल करनी पड़ती है। तो देखिए, इसमें आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है कि पहला और दूसरा दोनों ही गलत है। देखिए, जो सूचना का अधिकार अधिनियम है वो भारत सरकार द्वारा पारित एक ऐसा कानून है जो कब लागू हुआ, 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। कभी कभी ये किस सन में लागू हुआ ये भी पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। और ये कानून भारत के सभी नागरिकों को जितनी भी सरकारी फाइलें हैं, रिकॉर्ड्स हैं, उनमें जो दर्ज सूचना को देखने और उसे प्राप्त करने का अधिकार देता है। ठीक है, तो 44 में ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है कि पहला और दूसरा दोनों ही इस कथन में, इस संदर्भ में गलत हैं जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। अब प्रश्न नंबर 45 पूछ रहा है कि सुल्ताना का स्वप्न नामक कहानी की लेखिका कौन थी। सुल्ताना का स्वप्न की लेखिका थी रुकैया सखावत हुसैन। ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रश्न नंबर 46 है, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी। किसने लिखी थी? ज्योतिबा फुले ने लिखी थी। अगला प्रश्न नंबर 47 है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में अपील की व्यवस्था का क्या अर्थ है। तो देखिए, भारतीय न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में अपील का क्या मतलब होता है कि अगर किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रश्न नंबर 48 है, सरकार के कार्यपालिका अंग से अभिप्राय है। सरकार के कार्यपालिका अंग से क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब है कि लोगों का एक ऐसा समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है। प्रश्न नंबर 49 है, संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है। क्या सुनिश्चित करता है? देखिए, यह सुनिश्चित करता है कि गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार आपको प्रदान करता है। अब अगला है प्रश्न नंबर 50, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है। लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के स्वरूप पर निम्नलिखित तीनों कथनों पर विचार करना है। ये अपने वातावरण में लोगों का अध्ययन है, या लोगों के संबंधों और उनकी अंतर्निर्भरता का अध्ययन है, या अतीत और वर्तमान के साथ संबंधों का आकलन है। तो अब पूछा जा रहा है आगे कि उपरोक्त कथनों में से सबसे उचित विकल्प का आपको चयन करना है। तो देखिए, पहला, दूसरा और तीसरा ही दोनों इसके संदर्भ में सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही सही हैं। तो इसमें क्या ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। प्रश्न नंबर 52 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में निम्नलिखित विषयों में से किससे संबंधित विषय वस्तु सम्मिलित है। तो किससे संबंधित विषय वस्तु सम्मिलित है? अर्थशास्त्र से संबंधित। प्रश्न नंबर 53 है, आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे। सबसे उचित विकल्प को चुनने के लिए कहा गया है। किस पे आधारित? ऐतिहासिक कल्पना पर आधारित। तो पहला है, वह वर्तमान की अतीत के साथ तुलना करने में प्रोत्साहित करता है, या स्रोतों को पहचानने में शिक्षार्थियों को योग्यता को, उनकी जो भी योग्यता है उसको मूल्यांकित करता है, या तिथि और घटनाओं को याद रखने का रोचक तरीका है, या फिर यह दर्शाता है कि इतिहासकार इतिहास में अपनी कल्पना के साथ कैसे अंतरों को पूरा करते हैं। तो देखिए, 53 में आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। 1 क्या है? कि यह वर्तमान की अतीत के साथ तुलना करने में प्रोत्साहित करता है। प्रश्न नंबर 54 है, सामाजिक विज्ञान शिक्षा के लिए आप वृत्तांतों का प्रयोग क्यों करेंगे। दिए गए विकल्पों में से सबसे उचित कारण को चुनने के लिए कहा गया है। तो पहला है, कक्षा को मनोरंजक और सजीव बना सकें, अवधारणाओं को सजीव वास्तविकताओं के साथ जोड़ सकें, फिर पाठ्यक्रम की पूर्णता को सुनिश्चित कर सकें, या फिर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बना सकें। तो देखिए, 54 में आपका
आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, जो कि क्या है कि अवधारणाओं को सजीव वास्तविकताओं के साथ जोड़ सकें। 54 में क्या सही? ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब प्रश्न नंबर 55 है, राष्ट्रीय आधार समूह 2006 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षण अपनी लोकप्रियता खो रहा है क्योंकि यह एक अनुपयोगी विषय के रूप में जाना जाता है, यह कई विषयों के अध्ययन को प्रोत्साहित करता है, यह मानवीय मूल्यों में अंतर्विरोध की कई स्थितियां प्रस्तुत करता है, यह अत्यधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल देता है। तो 55 में आपका सही ऑप्शन नंबर 3 कि यह मानवीय मूल्यों में अंतर्विरोध की कई स्थितियां प्रस्तुत करता है। प्रश्न नंबर 56 है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित आकलन का अनुपयुक्त वर्णन है? तो उसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 है कि यह केवल सहगामी पक्षों को सम्मिलित करता है। अगला है प्रश्न नंबर 57। 57 में पूछा जा रहा है कि एक शिक्षक का सामाजिक विज्ञान के विषय को संपादित करने की भूमिका पर निम्नलिखित पहले और दूसरे कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। शिक्षक सभी शिक्षार्थियों की गरिमा को अवश्य सुनिश्चित करे और संवेदनशीलता के साथ चर्चा को शुरू करे। शिक्षक लड़कों के साथ तथ्यों और लड़कियों की भावना पर अवश्य बल दे। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, केवल ए, यानी सभी, सिर्फ ऐसा नहीं कि लड़के हैं तो उनके नहीं ध्यान देना, लड़कियां हैं तो ध्यान देना, ऐसा नहीं। सभी शिक्षार्थियों की गरिमा को सुनिश्चित करें और संवेदनशीलता के साथ चर्चा को शुरू करें। प्रश्न नंबर 58 है, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है? इसकी विषय वस्तु में वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग है। यह सामाजिक अध्ययन को विज्ञान कहने की मांग को पूरा करता है। अगला है, इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है, या फिर यह पाठक को समाज के वैज्ञानिक अध्ययन करने में सहायता करता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 59 है, आप एक वर्ष में नियोजित, अल्प नियोजित और अनियोजित ग्रामीण श्रमिक द्वारा बिताए गए समय के समानुपात को चित्रित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से आप कौन से आरेखीय चित्रण को चुनेंगे? तो पहला है समय रेखा, प्रवाह रेखा, दंड रेखा या फिर चक्र रेखा। तो हम क्या करना चाह रहे हैं? एक वर्ष में नियोजित, अल्प नियोजित और अनियोजित ग्रामीण श्रमिक द्वारा बिताए गए समय के समानुपात को चित्रित करना चाह रहे हैं। तो हम किसके द्वारा करेंगे? चक्र आरेख द्वारा करेंगे। क्या सही है? ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रश्न नंबर 60 है, शिक्षार्थियों का सामाजिक विज्ञान विषय में कला के माध्यम से आकलन करने का सबसे उचित कारण क्या है? तो देखिए सबसे उचित कारण क्या है कि यह अवधारणाओं का एक व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का अवसर प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 61 है, निम्नलिखित में से भूमंडलीय तापन पर हुई परियोजनाओं में से कौन सा द्वितीयक स्रोत पर आधारित है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है कि मौसम वैज्ञानिक के कार्यालय द्वारा एकत्रित मौसम के अविश्लेषित आंकड़ों पर आधारित आरेखीय निरूपण। क्या सही? ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न नंबर 62 है, एक शिक्षक शिक्षार्थियों को कुछ मानदंड देते हैं और कहते हैं कि वे उन पर आधारित अपनी परियोजना का आकलन करें। निम्नलिखित में से कौन से आकलन के तरीके का प्रयोग शिक्षक द्वारा किया गया है? पहला है स्वाकलन। तो देखिए यही आपका सही है, 62 में आपका पहला ही सही है, क्योंकि टीचर क्या कह रहे हैं? टीचर क्या कर रहा है? जो स्टूडेंट है उनको कुछ मानदंड दे रहे हैं, ठीक है, और कहते हैं कि वे उन पर आधारित अपनी परियोजना का आकलन करें। खुद आकलन करने को कह रहे हैं, तो अपना आकलन खुद करना किसके अंतर्गत आता है? वो आएगा आपका स्वाकलन के अंतर्गत। अगला है प्रश्न नंबर 63, नागरिक शास्त्र की नामावली में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ने बदलाव का क्या सुझाव दिया है? तो उसने क्या सुझाव दिया है? सामाजिक और राजनीतिक जीवन। क्या सही? ऑप्शन नंबर 1। 64 है, निम्नलिखित में से उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के कक्ष में आप किस मूल्य पर सबसे कम बल देंगे? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, समानता, सहयोग या प्रतियोगितात्मकता? सबसे कम बल किस पे दिया जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 प्रतियोगितात्मकता पर दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 65 है, शिक्षार्थियों के संकलनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए उसका उद्देश्य होता है
कि सत्र के समाप्त होने पर आकलन किया जाए। मान लीजिए कि एक शिक्षक को क्लास 7th में पाठ ठंडा रेगिस्तान लद्दाख पढ़ाना है। सबसे अच्छी कौन सी विधि होगी पूछा जा रहा है। प्रतीक अध्ययन विधि, क्षेत्रीय विधि, कार्यशाला विधि या सर्वेक्षण विधि। सबसे अच्छी कौन सी होगी? प्रतीक अध्ययन विधि होगी। तो क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर 1 सही है, क्योंकि इस विधि से क्या होगा? इस विधि द्वारा विषय से संबंधित सभी पक्षों का व्यापक, सूक्ष्म और गहन अध्ययन किया जाता है। किसके द्वारा? प्रतीक अध्ययन विधि द्वारा। प्रश्न नंबर 67 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तथ्यों, इतिहास लेख को पढ़ाने के लिए कौन सी विधि अधिक प्रासंगिक है? पहली, समस्या समाधान, स्रोत विधि, मानचित्र विधि या फिर परियोजना विधि। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 2 स्रोत विधि। प्रश्न नंबर 68 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की संस्तुति के अनुसार बच्चों का विद्यालय जीवन निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ना चाहिए? पहला, मुख्य धारा के विचार से, फिर विद्यालय की आधारभूत संरचना से, वार्षिक परीक्षा से या फिर अगला है विद्यालय के बाह्य वातावरण से। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 4 विद्यालय का बाह्य वातावरण। प्रश्न नंबर 69 है, किस विकल्प को दंड आरेख में सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1 वर्षा। प्रश्न नंबर 70 है, लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ को विकसित करने के लिए सबसे उचित पाठ्यक्रम संकलित उपागम को चुनना है। पहला है मुख्य रूप से राष्ट्र स्तरीय उदाहरणों को प्रस्तुत करना, शिक्षार्थियों को कठोर वास्तविक स्थितियों से परिचित कराना, वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थिति के उदाहरणों को प्रस्तुत करना या फिर आदर्श स्थितियों को दर्शाना। तो क्या सही है? ऑप्शन नंबर 3 कि सबसे अच्छा तरीका क्या है लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ को विकसित करने के लिए? कि वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थिति के उदाहरण को प्रस्तुत किया जाए। प्रश्न नंबर 71 है, गणितज्ञ खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी थी? तो उन्होंने वो लिखी थी संस्कृत भाषा में। आर्यभट्टियम, देखिए उसका नाम ही है आर्यभट्टियम। किस भाषा में लिखी थी? संस्कृत भाषा में लिखी थी। निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था? तो वो कौन सा था? सारनाथ था। प्रश्न नंबर 73 है, संगम कविताओं में किन 3 राजवंशों को मूवेंदार कहा गया है? देखिए मूवेंदार किसको कहा गया है? चोल को, चेर को और पांडे को। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 सही है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 74, रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर पर बना सांड जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, किसके शासनकाल में बनवाया गया था? वो मौर्य शासनकाल में बनवाया गया था। प्रश्न नंबर 75 है, विशिष्ट अद्वैत के सिद्धांत को किसने विचाराधीन प्रस्तुत किया? वो प्रस्तुत किया था रामानुज ने। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला है प्रश्न नंबर 76 कि अभिलेखागार वह स्थान है जहां, देखिए अभिलेखागार वो स्थान होता है जहां ऐतिहासिक पांडुलिपियों और दस्तावेजों को रखा जाता है। तो आपका 76 में क्या सही? ऑप्शन नंबर 1 कि अभिलेखागार क्या है, कौन सा स्थान है जहां ऐतिहासिक पांडुलिपियों और दस्तावेजों को रखा जाता है। प्रश्न नंबर 77 पूछ रहा है, देखिए कि 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक के प्रारंभ हुए वीरशैव आंदोलन के संदर्भ में कौन सा एक कथन सही है? कौन सा कथन सही है? किसके बारे में पूछ रहा है? वीरशैव आंदोलन के बारे में। इसने विट्ठल की पूजा पर बल दिया, ये गलत है। यह सभी प्रकार के कर्मकांड का विरोधी था पर मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया। इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया। तो इसमें क्या सही? ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 78 है, देखिए दिल्ली की आरंभिक सल्तनत के समय में बंदगा के बारे में 2 कथन दिए गए हैं, सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो पहला क्या है? देखिए बंदगा के बारे में पूछ रहा है कि बंदगा विशेष गुलाम थे जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और उन्हें राज्य के बहुत से महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर कार्य करने के लिए बहुत ही सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। तो देखिए बंदगा के बारे में पहला तो ये हो गया कि वो क्या थे? गुलाम थे, उन्हें कह दिया गया और उन्हें फिर
राजनीतिक पदों पर रखा जाता था प्रशिक्षित करके। दूसरा, बंदगा पूरी तरह अपने मालिकों पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान उन पर विश्वास नहीं करते थे और ना उन पर निर्भर हो सकते थे। तो देखिए, बंदगा के बारे में जो आपका पहला है वो सही है। वो क्या होते थे? एक विशेष गुलाम थे जिन्हें सैनिक सेना के लिए खरीदा जाता था। और ये प्रश्न बंदगा के विषय में आपको सोशल स्टडीज में अक्सर देखने को मिलेगा। तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि बंदगा क्या थे? विशेष प्रकार के गुलाम होते थे दिल्ली सल्तनत में, जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 79 है, इन नाविकों में से किसने भारत का समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया था? किसने पार किया था? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा और लिपि का प्रयोग किया? किसने किया था? चेद ने किया था। प्रश्न नंबर 81 है, 1906 में हुए सोंग्राम संगमा के विद्रोह का आखिर क्या कारण था? तो उसका कारण था असम में आदिवासी समूहों द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध। प्रश्न नंबर 82 है, ब्रिटिश सरकार ने सन 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा, जिसका विरोध किया गया क्योंकि इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं था। कोई भी भारतीय नहीं था जो उसका प्रतिनिधि हो। तो आपका 82 में क्या सही? ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब 83 देख लेते हैं, हमें सही मिलान करना है। तो देखिए, अगर हम देखें तो ब्रह्म समाज को किससे मिलाएंगे? तो ब्रह्म समाज को आप मिला दीजिए केशव चंद्र सेन से। ठीक है, फिर अगला है युवा बंगाल आंदोलन, इसको मिला दीजिए हेनरी लुइस विवियन डिरेजियो से। रामकृष्ण मिशन को किससे आप मिलाएंगे? स्वामी विवेकानंद से। और अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान से मिला देंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर इन सब से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से एकदम याद कर लीजिए। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 84 क्या पूछ रहा है? वयोवृद्ध गांधीवादी नेता पोट्टी श्रीरामुलु निम्नलिखित राज्यों में से किसको बनाने के लिए वर्ष 1952 में भूख हड़ताल पर बैठे थे? तो देखिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले भी मैं प्रश्न आपको पढ़ा चुकी हूँ, जब मैंने आपको सोशल स्टडी की मैं नॉर्मल क्लासेस करवा रही थी जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रही थी, तो इसमें ये प्रश्न आ चुका है, मतलब इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो वो कौन था? कहाँ के थे? आंध्र प्रदेश के थे। अगला है वहादत ए दीन अर्थात सभी धर्मों की बुनियादी एकता की हिमायती कौन से लोग थे? तो कौन से लोग थे? मौलाना आजाद थे। प्रश्न नंबर 86 है, भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश कौन सा है? तो भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश कौन सा है? कर्क रेखा, जिसे हम क्या कहते हैं? कर्क वृत्त भी कहते हैं। 87 है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है? पृथ्वी दिन का मतलब क्या होता है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? पृथ्वी दिन कहते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब प्रश्न नंबर 88 है, इसमें आपको बिल्कुल सही मिलान कर लेना है। तो आप उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को मिला दीजिए महोगनी से। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन को मिला सकते हैं आप साल से। कटीली झाड़ियों को मिला दीजिए बबूल से। और मैंग्रोव के वन को किससे मिला देंगे? हम सुंदरी से मिला देंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब प्रश्न नंबर 89 है, इसमें पूछा जा रहा है कि मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान निम्नलिखित महाद्वीपों में से कहाँ स्थित हैं? तो मैत्री और दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, महासागरीय धाराओं के संदर्भ में दो कथन दिए हुए, सही उत्तर चुनना है आपको। कि उष्ण महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती। पहला ये। शीत यानी ठंडी महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों को जल ले जाती हैं। तो देखिए, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। 4 में क्या है कि पहला सेंटेंस गर्म धाराओं के बारे में तो सही है, लेकिन शीत के बारे में क्या है? गलत है। ठीक है, जो ठंडी या शीत महासागरीय जलधाराएं होती है ना, वो उच्च अक्षांशों से उत्पन्न होती हैं और निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, तो पहला तो सही है, दूसरा गलत है। 18 का पेपर सॉल्व करेंगे तो इसमें पहला प्रश्न है कि वात दिग्दर्शी का प्रयोग
क्या मापने के लिए किया जाता है? तो वाग दूरदर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? वायु की दिशा मापने में किया जाता है। प्रश्न नंबर 32 है, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? तो रेडियो तरंगों के संचरण में कौन सी परत मदद करती है? बाह्य वायुमंडल। क्या सही है? ऑप्शन नंबर 3 सही है इसमें आपका। अब प्रश्न नंबर अगला है कि नीचे दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि आखिर ये क्या दर्शा रहा है। ठीक है, तो पहला आपको दिया है कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, बृहद ज्वार भाटा या फिर लघु ज्वार भाटा। तो देखिए ये आपको क्या दर्शा रहा है? लघु ज्वार भाटा दर्शा रहा है। ये कैसे पता चलेगा? तो देखिए इसमें क्या है कि आप एक तरफ देखेंगे कि पृथ्वी के एक ओर क्या है? सूर्य है और एक और चंद्रमा है। एक और देखिए सूर्य है और एक और चंद्रमा स्थित है और दोनों एक दूसरे के विरुद्ध पृथ्वी के जल को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी है, इसके एक तरफ चंद्रमा है, एक तरफ सूर्य है और ये दोनों क्या करते हैं? पृथ्वी के विरुद्ध पृथ्वी के जल को आकर्षित करते हैं, जिससे जो भी ज्वार भाटा होता है वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है? कमजोर होता है और बहुत ही छोटे प्रकार का होता है। तो ये क्या दिखा रहा है आपका? लघु ज्वार भाटा को दिखा रहा है। अगला है प्रश्न नंबर 35। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विसर्प कहते हैं। अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े और दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन सबसे ज्यादा अच्छा होता है? तो वो कौन सा साधन होता है? वायु मार्ग सबसे अच्छा होता है। प्रश्न नंबर 37 है, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जैव भूगोल। क्या कहते हैं? जैव भूगोल। अब देखिए 38 में एक कथन है, उसका कारण है, आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है और ये इसकी सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा। ए है, सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। पहला ये कारण अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। अब आपको सही बताना है इसमें से कि आखिर कौन सा सही होगा। तो देखिए ए और आर दोनों ही सही हैं, यानी सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश के लगभग 2 घंटे बाद अस्त हो रहा है और जो कथन आर है कि अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च स्थान पर स्थित है, ये दोनों ही सही है, लेकिन आर स्पष्ट नहीं करता, मतलब ए का जो कारण है उसको आर सही स्पष्ट नहीं करता। तो आपका 38 में क्या सही है? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 39 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा है। 40 है, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन क्या कहलाता है? वो कहलाता है पिसीकल्चर और ये प्रश्न कई बार आ चुका है। स्थल का एक संकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे स्थल संधि कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका या यूरोप? तो सबसे छोटा आकार में कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में क्या क्या शामिल है? तो क्या क्या शामिल है? उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, देखिए इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र शामिल हैं। अगला प्रश्न नंबर 44, आगमनात्मक अधिगम किस उपागम का विरोधाभासी है? किसका विरोधाभासी है? व्याख्यानात्मक शिक्षण का। क्या सही है? ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 45 कि कथनों को हमें पढ़ना है और फिर सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला है कि आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण और विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। ये बात एकदम सही है। कथन नंबर ए आपका सत्य है। यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती। बी आपका असत्य है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा कि ए सत्य है और बी असत्य है। प्रश्न नंबर 46 पूछ रहा है, अनुभवजन्य साक्ष्य क्या होते हैं?
देखिए, अनुभवजन्य साक्ष्य का क्या मतलब होता है? इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़ों को हम क्या कहते हैं? अनुभवजन्य साक्ष्य कहते हैं। प्रश्न नंबर 47 है, भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियां डैश शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं। किसके लिए उपयुक्त हैं? वो भूगोल के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त हैं। स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? वो है द्वितीयक स्रोत। प्रश्न नंबर 49 है, सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? तो कैसे सीखते हैं? समावेशी शिक्षा कक्षा में वो सीखते हैं। प्रश्न नंबर 50 है कि निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया? सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं, लेकिन विभिन्न दरों से। इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। तो किससे संबंधित है? जीन पियाजे से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रश्न नंबर 51 है, कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को आखिर क्या करना चाहिए? छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं, उन्हें व्यक्तिगत परियोजनाएं दें, काम के लिए कक्षा को छोटे समूह में विभाजित करें, या फिर परियोजनाओं को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करें। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा कि छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं। प्रश्न नंबर 52 है, एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास करती है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? आलोचनात्मक सोच कहते हैं। अब प्रश्न नंबर 53 में पूछा जा रहा है कि अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? पशु अंगों के अवशेष, ग्रेफाइट, पौधे और खनिज, या फिर स्लेट। वो कहां से प्राप्त किए गए? पौधों और खनिजों से प्राप्त किए गए। सबसे पुरानी पांडुलिपियां किस पर लिखी गई थी? तो किस पर लिखी गई थी? वो ताड़पत्रों पर लिखी गई थी। ये प्रश्न मैं आपको कई बार करवा चुकी हूँ जब भी मैंने पेपर सॉल्व करवाया प्रीवियस ईयर का। तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोशल स्टडीज में प्रश्न किस तरह से रिपीट हो रहे हैं आप ये देख रहे होंगे। तो ये सब जो भी मैं कहूँ उनको जरूर उनको याद रखिएगा, उन सारे प्रश्नों को। मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? सबसे लंबी अवधि कौन सी है? पूरा पाषाण काल की। क्या सही है? ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न नंबर 56 है कि कथनों को पढ़ना है, ए और बी, और सही उत्तर का चयन करना है। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही सही है। प्रश्न नंबर 57 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा सभ्यता के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? वो किस राज्य में मिले हैं? गुजरात में मिले हैं। आप पढ़ते भी हैं कि ये कहाँ मिला? गुजरात में मिला। ये कहाँ मिला? गुजरात में मिला। तो सबसे ज्यादा जो है कहाँ मिले हैं? बड़ी संख्या में गुजरात में पाए गए हैं। अगला है, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? देखिए, जो ऋग्वेद है वो मूल रूप से संस्कृत भाषा में रचा गया। क्या सही है? आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 59 पूछ रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक कौन थे? तो कौन थे? बिंबिसार थे। कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से एक नहीं है? ठीक है, तो बुद्ध, धम्म, अहिंसा और संघ। क्या नहीं है? अहिंसा। त्रिरत्न क्या थे? बुद्ध, धम्म और संघ था। प्रश्न नंबर 61 है, कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के सदस्य करते हैं। क्या सही? ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रश्न नंबर 62 है, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? किस शासन प्रणाली को अपनाया गया? संसदीय और संघीय। अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? वो हैं 84। प्रश्न नंबर 64 है, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? वो कौन सा है? समानता का अधिकार। ठीक है। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की आजादी का अधिकार, या फिर संपत्ति का अधिकार। तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार। इसे संविधान के अनुच्छेद 301
एक के अंतर्गत साधारण विधि बना दिया गया है। किसको? संपत्ति के अधिकार को। प्रश्न नंबर 66 है, अस्पृश्यता डैश के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। तो अस्पृश्यता देखिए जाति के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। 66 में आपका क्या सही होगा? जाति के आधार पर। अगला है प्रश्न नंबर 67, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। अगला है, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। प्रश्न नंबर 69 है, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? तो देखिए 69 में आपका सही है कि प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करते हैं? सांसद। किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? भारत का पहला नागरिक कहा जाता है राष्ट्रपति को। प्रश्न नंबर 71 है, किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? राज्य प्रश्न 71 पूछ रहा है कि निम्न में से किसको राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? तो राज्य का पहला नागरिक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, गृह मंत्री, राज्यपाल या मुख्यमंत्री में से किसको कहा जाता है? राज्यपाल। वर्तमान लोकसभा यानी 2014 के बाद की बात की जा रही कि कौन सी लोकसभा है, वो कौन सी है? 16वीं। प्रश्न नंबर 73 है, पूछा जा रहा है कि भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो देखिए अब तो ये बदल चुके हैं, अब तो ये द्रौपदी मुर्मू हो गई हैं। तो अब आएगा तो आप उसमें जो है ये आपको जो ऑप्शन दिए जाएंगे उनमें से कोई सही नहीं होगा। क्या सही होगा आपका? द्रौपदी मुर्मू सही होंगी। भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। अगला है प्रश्न नंबर 74, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो देखिए भारत के संविधान में राजनीतिक दलों के नामों का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रश्न नंबर 75 है, राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रश्न नंबर 76 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? सी राजगोपालाचारी, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू। तो कौन थे वो? राजेंद्र प्रसाद थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रश्न नंबर 77 है, कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? तो वो थे सी राजगोपालाचारी। प्रश्न नंबर 78 है, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। प्रश्न नंबर 79, किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई? तो वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रश्न नंबर 80 है, कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? तो वो करता है केंद्र सरकार और राज्य सरकारें करती हैं। कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। अगला है प्रश्न नंबर 82, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था? तो वो था मुर्शिद कुली खान। क्या सही होगा आपका? 82 में ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, मुर्शिद कुली खान। प्रश्न नंबर 83 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में नहीं पहचाना जाएगा? तो वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे। क्या सही है इसमें आपका? ऑप्शन नंबर 3 सही है। किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? वो कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? डलहौजी थे। अगला है प्रश्न नंबर 85, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? नाना साहब, बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय या फिर बहादुर शाह जफर ने? तो किसने कहा था खुद को पेशवा? वो कहा था नाना साहब ने। क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर 1 सही है। कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि कौन सी होगी? एक कहानी सुनाना, किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करना, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना या एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना? तो सबसे ज्यादा सही क्या होगा कि किसी भी जो कारखाना है उसकी यात्रा आयोजित की जाए। प्रश्न नंबर 87 है, एडुसेट से क्या मतलब होता है? देखिए एडुसेट का मतलब होता है मानव निर्मित भारतीय उपग्रह।
एडुसेट क्या है? मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, पंचवाड़ी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? तो वो किया गया है कबीर के। ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रश्न नंबर 89 है, एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? गुर्जर प्रतिहार, फिर अगला है राष्ट्रकूट काल, चालुक्य काल या फिर गुप्त काल। तो देखिए ये है राष्ट्रकूट काल की। आखिरी प्रश्न है 2018 का जो पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसमें कि कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्य शोधक समाज या फिर सेवा समाज। तो कौन सा रखता है? ब्रह्म समाज रखता है। तो इस तरह से हमने 2018 का पेपर भी सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं, अब हम लोग 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है कि BCE का क्या तात्पर्य है? पूछा जा रहा है कि जो BCE है आखिर इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए इसका मतलब होता है बिफोर क्रिश्चियन एरा। BCE का क्या मतलब है? बिफोर क्रिश्चियन एरा होता है इसका मतलब। अगला प्रश्न नंबर 32 है, आज हम यह कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? तो देखिए ये हम इसलिए जान पा रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। क्यों जान पा रहे हैं? क्योंकि महाराष्ट्र में हमें शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हुए हैं। 32 में ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रश्न नंबर 33 है कि हड़प्पा सभ्यता का आखिर पतन कैसे हुआ था? ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया या फिर जंगलों का विनाश हो गया, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई या फिर संभवतः नदियां सूख गई होंगी। तो देखिए पहला, दूसरा और चौथा सही है। तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 34 है, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्या था पूछा जा रहा है? तो देखिए पहला, बोधिसत्वों को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान प्राप्त करना बाकी था। मूर्तिकला के केंद्रों के रूप में मथुरा और तक्षशिला का पतन हुआ। मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी या फिर बुद्ध की प्रतिमाएं बनवाई जाने लगी। तो क्या सही है? महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्या होने लगा था? बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी। प्रश्न नंबर 35 है, खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में आखिर क्या सही है? तो आपको खिलजी और तुगलक वंश को ध्यान में रखते जो बताना है कि क्या सही है प्रशासन के संदर्भ में। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार लंबे समय तक रख पाए। उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में रहा। गंगा के मैदानी इलाके के घने जंगलों वाले क्षेत्र को पहली बार पैठा गया। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है कि दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। अगला प्रश्न नंबर 36 है, जनजाति लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में कौन सा कथन गलत है? अब पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन गलत है। जनजाति लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया, सही है। जनजाति समाज अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा, सही है। समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। अगला है कि अधिकांश जनजाति समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है, तो ये गलत है। 36 में क्या सही? ऑप्शन नंबर 4 कि ये आपका जो है कि अधिकांश जनजाति समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है, ये जनजाति लोगों के बारे में गलत है। अगला प्रश्न नंबर 37 है कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत में अपना नियंत्रण को समेकित किया? तो किस तरह किया था? उन्होंने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए ताकि भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। अगला है प्रश्न नंबर 38, क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? प्रतिनिधि लोकतंत्र की क्या विशेषता नहीं है? जनता के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। तो देखिए पहला ही आपका ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा कि प्रतिनिधि लोकतंत्र की क्या विशेषता नहीं है कि जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता नहीं होती। अगला प्रश्न नंबर 39 है, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? छोटा तिब्बत किसे कहा जाता है? लद्दाख को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 40, भारत में अपील प्रणाली
यह पौनर्वादिक प्रणाली किसे कहते हैं? तो निचली अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करना क्या जो प्रावधान है उसे क्या कहते हैं? अपील प्रणाली कहते हैं। प्रश्न नंबर 41 है, कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? यहाँ कोयला और लौह अयस्क जैसे खनिजों की प्रचुरता है, ये तो लक्षण है। इस पठार का पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियां मौजूद हैं, देखिए ये इसका लक्षण नहीं है। तो आपका 41 में क्या सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसके हिसाब से। अगला है प्रश्न नंबर 42, कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? गोबी मरुस्थल इस महाद्वीप में स्थित है, ये तो गलत है। इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे एशिया से अलग करता है। अगला, अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर रेखाएं गुजरती हैं। तो अफ्रीका के बारे में क्या सही है? आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है कि सिर्फ यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर रेखा तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं। प्रश्न नंबर 43 है कि भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में आखिर वर्षा क्यों होती है? क्योंकि पवन बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की तरफ बहती है। क्या सही? ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है कि कौन ब्रह्मशोत्थ पर्वत है? यूराल, वॉसजस, हिमालय या अल्पेशियन? तो इसमें आपका क्या सही? ऑप्शन नंबर 2 कौन सा है? वॉसजेस है। अब आपको देखिए 2 कथन दिया हुआ है और आपको सत्य और असत्य उसमें से चुनना है। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, ये तो एक है। दूसरा, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है और इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी घूम लेता है। ठीक है, तो दोनों प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए जो आपका कथन ए और बी है दोनों ही सही है। ठीक है, और तो इस हिसाब से इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है कि दोनों ही सही हैं। और कथन बी जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है। एक ही सही व्याख्या कैसे है? एक क्या है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है और दूसरे में क्या बता दे रहा है कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा कर रहा है, इतने ही समय में अपनी अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा कर लेता है, इसीलिए पृथ्वी से चंद्रमा का हम एक ही भाग देख पाते हैं। तो क्या सही? ऑप्शन नंबर 3 ए और बी दोनों सही हैं और बी सही व्याख्या कर रहा है कथन ए की। प्रश्न नंबर 46 है, कायांतरित शैल के बारे में दिए गए कथनों पर विचार करना है और सही विकल्प को चुनना है। पहला है, आग्नेय और अवसादी शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाती है। तो यह आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, सही एकदम। कायांतरित शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं, ये भी सही बात है। संगमरमर एक कायांतरित शैल है, तो तीनों इसमें सही है, यानी इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा कि ए, बी और सी तीनों ही सही हैं। अगला प्रश्न नंबर 47 है, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं? किसमें आने पर जल जाते हैं? जब वो वायुमंडल में आते हैं। ऋतु प्रवास किससे जुड़ा हुआ है? देखिए ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है लोगों के आवागमन से। इससे पहले भी इस पे जुड़ा प्रश्न पूछा जा चुका है। अब प्रश्न नंबर 49 है, स्थायी पवनों के संदर्भ में आपको कथन दिए हुए, आपको विचार करके बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। किसके संदर्भ में? स्थायी पवनों के विषय में। ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं। पश्चिम और पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है कि ये दोनों ही जो सेंटेंस दिए हुए हैं स्थायी पवनों के बारे में वो एकदम सही है। प्रश्न नंबर 50 है, ब्राजील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण है। किस चीज का उदाहरण है? उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र के। क्या सही? 50 में ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब 51 में आपको देखिए 2 कथन दिए हुए हैं और बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला है कि जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। देखिए जलवायु के बारे में कहा जा रहा है कि ये वायुमंडल में होने वाला दिन प्रतिदिन परिवर्तन है, जो वही है। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उनकी ऊंचाई और उच्चावच पर निर्भर करती है। तो 51 में आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है कि दोनों ही आपको सही दिए हुए हैं, दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला है प्रश्न नंबर 52 कि ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करनी है आपको। पहला है कि यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है, और यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। तो कौन सी?
भूतापी, मोम, बायोगैस या प्राकृतिक? तो कौन सी सही होगी? ऑप्शन नंबर 4 प्राकृतिक गैस। भारत का अगला प्रश्न नंबर 53 है कि भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ स्थित है? तो देखिए, जो भारत का शोध संस्थान है मैत्री, वो कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में स्थित है। 53 में क्या सही? ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 54 है, कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? किसके संदर्भ में? खनिज के संदर्भ में सही नहीं है। ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं, ये तो सही है। अगला देख लेते हैं खनिज के विषय में कि क्या दिया हुआ है। अगला दिया हुआ है, देखिए, ये कि सभी खनिज अधात्विक होते हैं। देखिए, यही सही नहीं है। क्या? कि सभी खनिज अधात्विक नहीं होते हैं। प्रश्न नंबर 56 दिया हुआ है कि दो कथन दिए हुए हैं, तो कहा जा रहा है कि भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। पहला है कि हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। पहला तो ये। लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। ठीक है, तो देखिए 56 में आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है कि ए गलत है, लेकिन बी आपका सही है। तो ये वाला कथन क्या है? आपका गलत है, कथन बी आपका सही है। 58 है कि भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जाता है? तो प्राथमिक स्रोत किसे माना जाता है? मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रश्न नंबर 59 है, ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को किस प्रकार पढ़ाया जाता था? साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे। अब 60 में आपको नीचे कथन दिए हैं, आपको सही और गलत का चुनाव करना है। तो पहला है कि किससे संबंधित है? 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय के संदर्भ में है ये। तो पहला है कि 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। दूसरा है, प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। ठीक है, तो देखिए जो पहला कथन है आपका वो तो गलत है और दूसरा लेकिन सही है। तो इस हिसाब से आपका कौन सा सही? ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला है प्रश्न नंबर 61, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि कथनों पर विचार करने के लिए कहा जा रहा है, या उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है, या शिक्षार्थियों को खोजी बना देती है। अगला है, यह पूर्ण रूप एक शिक्षक केंद्रित विधि है, या फिर यह स्वनिर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 3 कि ए और बी ही सही है। अगला प्रश्न नंबर 62 है, अन्वेषक को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी? सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने को उत्सुक, स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील, समस्याओं के समाधान के सुझाव की कोशिश करने वाले, विवादास्पद मुद्दों को उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करने वाले। तो किस तरह शिक्षिका देखेगी? ए, बी और सी आपका सही। क्या सही? ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रश्न नंबर 63 है, एक सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्चा को अधिक समावेशी बनाने में कौन सहायक हो सकती है? पाठ्यचर्चा को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना, कक्षा में एक रूप निर्देश एवं एक शिक्षण निश्चित शिक्षण शैली, विभिन्न स्रोतों को शामिल करना, आधिकारिक एवं निम्नवर्गीय प्रसंगों के, या फिर एक परीक्षा पत्र सभी शिक्षार्थियों के लिए। 63 में आपका क्या सही होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। इस तरह से क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 कि केवल ए और सी। अब प्रश्न नंबर 64 है, विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए? क्यों उन्हें विवेचनात्मक होना चाहिए? यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं, एक रूप समशील दृष्टिकोण की कद्र करने के लिए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है कि ये समझने के लिए कि मुद्दे आखिर उनकी निजी जिंदगी से किस प्रकार जुड़े होते हैं। अब चलिए हम अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 65 कि 65 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करना है। विविधता को कौन सा आपका जो एग्जाम्पल है ऑप्शन में दर्शा रहा है?
रघु सुरेश को फुटबॉल की टीम में शामिल नहीं करना चाहता क्योंकि वह समाज के एक खास समुदाय से आता है। हमें बताना है जो विविधता को दर्शा रहा है। पारितोष को बांग्ला अच्छी आती है, वहीं सुचिता हिंदी बोलती है। सरोज को स्कूल जाने का मौका मिला जबकि निर्मला को मौका नहीं मिला। एलन एक गरीब परिवार से वास्ता रखता है जबकि साइमन का परिवार बहुत अमीर है। तो 65 में आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रश्न नंबर 68 पूछ रहा है कि कौन सा जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियों एवं लड़कों दोनों को सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए लड़के और लड़कियों को अलग अलग पंक्ति में बिठाना, सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना, सिर्फ लड़कियों को कक्षा का बोर्ड सजाने के लिए कहा जाना। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 1। अगला है प्रश्न नंबर 69। सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए क्या क्या आवश्यक है। अतीत के सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना, साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना चाहे वो कितनी भी पुरानी हो, सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना, या फिर स्रोतों के ट्रायंगुलेशन यानी त्रिकोणीयन को प्रमुखता देना। तो क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर ए सही है कि केवल बी और डी सही है। अगला प्रश्न नंबर 70। कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। किस प्रकार सामाजिक न्याय के प्रति बच्चे संवेदनशील हो, कैसे इसको प्रोत्साहित कर सकते हैं? कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलनों और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करके भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा चर्चाओं में शामिल करके या कक्षा के दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देकर। तो देखिए 70 में आपका कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर 4 ए, बी और सी को सही मान रहा है। तो ए, बी और सी क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं कि विचार विमर्श के दौरान जो भी उस समकालीन जन आंदोलन थे उसको कहानी के अंश के रूप में शामिल किया जाए, सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखा जाए और सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा चर्चाओं में शामिल किया जाए। ठीक है। अब अगला है प्रश्न नंबर 72। प्रश्न नंबर 71 है पहले तो कि इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि, प्रश्न पूछ रहा है कि जो इतिहास शिक्षण शास्त्र है वो क्या प्रयास करेगा। इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है। इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतरता और बदलाव को खोजे। इतिहास व्याख्यानों के विभेदों से संलग्न हो तथा प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करे, या फिर इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रखकर देखे। तो इसमें आपका क्या सही है? 4th सही है, यानी पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न नंबर 72 है। 72 पूछ रहा है कि प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है? किसके अंतर्गत? जीवन के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 73 है। भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? अभी इससे पहले के क्वेश्चन पेपर में हम कर चुके हैं। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। प्रश्न नंबर 74 है। लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, ना कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं? कितने होते हैं? 2। 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर कैसा हो गया? लोकतंत्रात्मक हो गया। अब अगला है प्रश्न नंबर 76। जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है? प्रश्न पूछ रहा है कि कोस्टा रिका उपागम किसे कहते हैं? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 है सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्च किया जाए। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। कोस्टा रिका उपागम क्या है कि सैन्य बल ना रखना जिससे जन स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्च किया जा सके। अगला है प्रश्न नंबर 77। ये पूछ रहा है कि 1997 में, क्या प्रश्न पूछ रहा है कि 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को डैश यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की थी। किस प्रकार का यौन उत्पीड़न?
कार्यस्थलों पर। क्या सही? ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न नंबर 78 है, कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। प्रश्न नंबर 79 है, कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? तो पहला ऑप्शन है भूमि रिकॉर्ड अधिकारी, लेखपाल, पटवारी या नगर निगम वार्ड काउंसलर। तो क्या सही है? आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रश्न नंबर 80 है, भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डीके बसु निर्देश क्या हैं? डीके बसु निर्देश क्या होते हैं? कि गिरफ्तारी, नजरबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। प्रश्न नंबर 82 पूछ रहा है कि द्वितीयक स्रोत का क्या उदाहरण है? जन्म और मृत्यु के पंजीकरण कार्ड, या फिर हमारे अतीत में कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्य पुस्तक, भारत का संविधान, जनगणना रिपोर्ट 2011। तो इसमें आपका सही द्वितीयक स्रोत का क्या उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 84 है कि सामाजिक विज्ञान के अध्यापक या अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य आखिर क्या होना चाहिए? तो देखिए, किसी भी अध्यापक या अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? कि सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों का बोध कराना। अगला प्रश्न नंबर 85 है कि सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कि शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना, मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत रहें। अगला है प्रश्न नंबर 86, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ले जा सकती हैं। फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित होती हैं। फिल्में ऐसी कहानियां, संवादों और छवियों को सामने लाती हैं जो जीवन में हमसे दूर हो सकती हैं। और अगला क्या है कि फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं। तो इसमें आपका ए, बी और सी तीनों सही है। तो क्या सही? ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न नंबर 87 है कि कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है, मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मिति है। चिरकाल से उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र में ऊपर दर्शाया गया है। मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है, जबकि हम एक 2 आयामी दुनिया में रहते हैं। या फिर शिक्षार्थियों में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक सहायक सामग्री है। तो देखिए 87 में आपका क्या सही है? सिर्फ आपका जो बी दिया हुआ है वही सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब अगला प्रश्न नंबर है, पूछ रहा है कि शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि आखिर वो क्या करे? विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को इरादतन यानी जानबूझकर सुस्पष्ट शामिल करे। कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी एवं पारिवारिक संदर्भ से चिन्हित करना। विद्यार्थियों को अपने उदाहरणों और अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका देना। फिर अगला क्या है कि अब पूछा जा रहा है कि आखिर इसमें से कौन सा विकल्प आपका सही होगा? तो देखिए 88 में आपका जो है ए और सी दोनों ही सही। कौन सा सही? ऑप्शन नंबर 4। तो ए और सी क्या है, हम एक बार देख लेते हैं। ए क्या कह रहा था कि विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को इरादतन और सुस्पष्ट शामिल कर लेना और शिक्षार्थियों को अपने उदाहरण और अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका देना। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 89 है, इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है। क्यों होता है वंशावली चार्ट का प्रयोग? आखिर किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन और विकास को चित्रित करने के लिए, अनुक्रम और प्रकार्यात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए, कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए, शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए। तो इस तरह क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 कि बी, सी और डी सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए? दृष्टिबाधित बच्चों से रिलेटेड प्रश्न पूछ रहा है। यथोचित विराम और पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज में बोलना। अगला है कि विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले कार्यपत्रों का प्रयोग करना, मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के अवसरों को उपलब्ध कराना, या कक्षा में चर्चा के दौरान टैक्टाइल यानी स्पर्श करने वाली सामग्रियों को शामिल करना।
तो इस तरह से क्या सही है आपका ऑप्शन नंबर ए, सी और डी तीनों ही सही है। तो क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे तो उसमें पहला प्रश्न है कि चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। कथन नंबर 1 है। दूसरा है चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी पर कुछ प्रतिमाओं भक्तों की भी थी। तो अब पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो देखिए कि ऑप्शन नंबर 2 सही है कि 1 और 2 दोनों सही है, लेकिन 1 का सही स्पष्टीकरण 2 नहीं है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों ही इसमें आपका सही, इस तरह आपका इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला है प्रश्न नंबर 32 जो कि पूछ रहा है कि अब इसमें भी देखिए आपको 2 कथन दिए हुए हैं और सही गलत बताना है। पहला है दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। दूसरा, उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है कि पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है कि सभी लोग सहमत नहीं होते थे। अगला है प्रश्न नंबर 33 कि 2 कथन दिए हुए हैं, फिर इसमें सही गलत बताना है कि रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। दूसरा, तवारीख के लेखकों ने सामाजिक और लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होती हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है कि 1 गलत है किंतु 2 सही है कि रजिया ने कभी भी अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर भ्रम होने का जो है भ्रम नहीं पैदा किया, और कथन नंबर 2 सही है। अगला है प्रश्न नंबर 34, इसमें भी 2 कथन दिए हुए हैं, सही गलत का चुनाव करना है। अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह अकुल यानी सर्वत्र शांति के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। अगला है विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बने कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। ठीक है, तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है कि दोनों ही कथन सही हैं और ए का कारण 2 है। अगला है प्रश्न नंबर 35, इसमें अभी आपको कथन दिया हुआ है। पहला कथन है कि दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा सरल हो गया। ठीक है, पहला सेंटेंस सुन लिया। अगला है कि जनजाति समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। तो देखिए इसमें पहला कथन गलत है लेकिन दूसरा आपका सही है। अगला है प्रश्न नंबर 36, इसमें भी 2 कथन दिए हैं, सही और गलत बताना है कि बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया था। दूसरा, बहादुर जाफर के 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में स्थिति बदल दी थी। तो आपका क्या सही है? ऑप्शन नंबर 4 कि एक गलत है और दूसरा आपका सही है। प्रश्न नंबर 37 है कि औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति और सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तो पहला है कि विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया था। प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की और प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में मदद मिली। तो 37 में आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 गलत है। प्रश्न नंबर 38 है तेलंगाना राज्य भारत के पहले किस राज्य का हिस्सा था। तेलंगाना किसका हिस्सा था? आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। अगला है निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करना। किसकी सही भूमिका का? संचार माध्यम की। समाचार के माध्यम से इसे नागरिक को सूचना पहुंचानी चाहिए, पहला तो ये है, और दूसरा क्या है कि इसे विज्ञापक के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रम माध्यम से देना चाहिए, या फिर लास्ट क्या कह रहा है देखिए आखिरी है कि इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। तो देखिए 39 में आपका क्या सही है? 39 में आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है कि पहला और तीसरा ही सही है। तो पहला आपका सही होगा और थर्ड सही होगा। अब अगला है प्रश्न नंबर 40 कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण यानी जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है। नहीं है पूछा जा रहा है। लिपस्टिक के विज्ञापन में एक महिला का मेकअप करना। दूसरा, गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला को पति द्वारा ऑफिस छोड़ा जाना। स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलते हुए, या फिर चाय के विज्ञापन में एक माँ का सुबह चाय बनाना। तो 40 में क्या सही? आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 41 है कि दिया गया है कि दिए गए लक्षणों के आधार पर आपको महाद्वीप का चुनाव करना है कि कौन सा होगा। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो ये क्या सही है? ऑस्ट्रेलिया। अगला है प्रश्न नंबर 42,
सौरमंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर होते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता जाता है, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। अगला है प्रश्न नंबर 43। 43 कह रहा है कि कल्पना करें यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो क्या होता। प्रदीप्त वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती, ऐसा होता। प्रदीप्त वृत्त और अक्षांशीय रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता, किसी क्षेत्र विशेष में ज्यादा मौसमी परिवर्तन होते। तो पहला और तीसरा सही है, इस तरह आपका क्या सही, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि भारत में शरद ऋतु के संदर्भ में कथनों को पढ़ना है फिर सही उसका चुनाव करना है। इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती हैं। यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का जो है मौसम है। तो देखिए इसमें आपका जो पहला और तीसरा है वो तो सही है लेकिन दूसरा गलत है, तो कौन सा सही, ऑप्शन नंबर 4 सही है इसमें आपका। अगला है प्रश्न नंबर 45 जो कि पूछ रहा है कि कौन सी नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र या फिर नर्मदा और ताप्ती। तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियां करती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। प्रश्न नंबर 46 है कि लक्षणों के आधार पर वायुमंडल परत की पहचान करनी है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। पहला, ये प्रश्न इससे पहले भी पूछा जा चुका है यानी इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, क्या सही है आपका इसमें, 46 में क्या सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 47 है, आतपन का संबंध है। आतपन का संबंध किससे है, सूर्य ऊर्जा के साथ, बहिर्मंडल और उसमें होने वाली गैसों के साथ। तो इसका संबंध किससे है, ऑप्शन नंबर 1 सूर्य ऊर्जा के साथ। अगला है प्रश्न नंबर 48 कि फिर आपको सही मिलान करना है, आपको दिया हुआ है कई सारा 47 में और सही मिलान करना है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। तो इसमें आप शंकुधारी वन को किससे मिला दीजिए, प्रश्न नंबर 48 सॉरी प्रश्न नंबर 48 है, तो इसमें आप शंकुधारी वन को किससे मिला देंगे, उससे मिला दीजिए आप नरम काष्ठ वाले सदाबहार वन से। ठीक है, फिर अगला है भूमध्य सागरीय वनस्पति, इसको किससे मिला देंगे आप, इसको मिला दीजिए महाद्वीपों का पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी सीमांत उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को आप मिला दीजिए दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष से, और शीतोष्ण सदाबहार वन को मिला दीजिए महाद्वीपों का पूर्वी सीमांत। यानी क्या सही, ऑप्शन नंबर 4 सही है। थोड़ा सा गंदा दिख रहा है तो आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही है 48 में। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 49 दिया गया है कि कथनों पर विचार करना है, सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला है कि सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था, पहला तो ये है। दूसरा है कि सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियां, मगर, हाथी, शेष, पशु और बकरियां दर्शाते हैं। इसमें आपका दोनों ही कथन सही है। प्रश्न नंबर 50 कह रहा है कि डॉल्फिन के बारे में जो भी कथन दिए गए हैं उस पर आपको विचार करना है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में डॉल्फिन पाई जाती है। फिर अगला है कि डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में स्थित है। डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। तो इसमें तीनों ही सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही सही है। प्रश्न नंबर 51 है, बायोगैस अनिवार्य रूप से किसका मिश्रण है। बायोगैस के बारे में प्रश्न पूछ रहा है कि आखिर वो किसका मिश्रण होती है। तो बायोगैस किसका मिश्रण होती है, मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। बायोगैस किसका मिश्रण है, मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। अब अगला है प्रश्न नंबर 52 जो कि पूछ रहा है कि संसाधन के बारे में कथनों पर विचार करना है। संसाधन के बारे में, सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। फिर पूछा जा रहा है कि कौन सा आपका सही है। तो देखिए इसमें आपका जो है पहला तो गलत है लेकिन दूसरा सही है। तो क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा कि सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। ये जरूरी नहीं है लेकिन समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो उसमें 3 सही कि 1 गलत है परंतु 2 सही है। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान करनी। किसकी पहचान करनी है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान करनी है। क्या सही होगा, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन सही होगा। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगले में अब आपको क्या करना है,
अगले में आपको वही है, स्तंभ को मिलान करना है। तो चलिए देख लेते हैं कि प्रश्न नंबर 54 में आखिर आपका क्या सही है। तो देखिए, पहले को विकास व प्रयोग का स्तर, इसको आप किससे मिला सकते हैं? इसको आप इसी से मिला दीजिए, वास्तविक और संभावित से। उद्गम को मिला दीजिए आप जैव और जैव से। वितरण को मिला देंगे आप किससे? सर्वव्यापक और स्थानिक से। और भंडारण को किससे मिला दीजिए? मतलब ये सारे सही ही मिले हुए हैं, ठीक है। तो 54 में आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। 55 है, कथन दिया हो गया है कि लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे, ठीक है। 55 में पहला कथन तो ये है। फिर दूसरा है कि हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी, ठीक है। तो 55 में आपने पहला पढ़ लिया। पहला क्या था कि लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। पहला तो ये था कथन। और दूसरा कथन क्या था 55 में? कि हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ने लगी थी। तो इसमें आपका क्या सही है? ऑप्शन नंबर 2, कि दोनों ही आपका सही है, लेकिन 2 जो है एक का कारण नहीं है। अगला है प्रश्न नंबर 56, जो कि पूछ रहा है कि पूरा स्थलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, ये तो सही है। ये केवल जमीन के ऊपर ही पाया जाता है, केवल जमीन के अंदर पाया जाता है, समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते। तो इस तरह सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है 56 में। प्रश्न नंबर 57 है, हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे पत्थर की मोहरें, पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र, लोहे से बनी तकलियां या सोने से बने बर्तन। तो क्या बनाते थे वो लोग? बनाते थे पत्थर की मोहरें और सोने से बने बर्तन। क्या सही है? ऑप्शन नंबर 4, केवल पहला और चौथा सही है। अगला है प्रश्न नंबर 58, पूछा एक महापाषाण शवाधान में 2 कंकालों के अवशेष थे, इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। पूछा जा रहा है कि महिला का कंकाल है, कैसे पता चलेगा? हड्डियों की संरचना, कंकालों के साथ मिले आभूषण, कंकालों के आकार, कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन, ठीक है। तो इसमें आपका क्या सही? ऑप्शन नंबर 1 सही है कि हड्डियों की संरचना और कंकालों के आकार। क्या सही है? पहला और तीसरा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? पहला वाला सही है। अगला है प्रश्न नंबर 59, जो कि कह रहा है कि प्राचीनतम काल से शुरू करके आरोही क्रम में बताना है आपको, ठीक है। कि वेदों की रचना की शुरुआत, महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, इनाम गांव के कृषकों का निवास या फिर चरक। तो क्या सही है इसमें आपका? क्या पूछा गया था? आरोही यानी बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले क्या हुआ? वेदों की रचना, फिर महापाषाण के निर्माण, फिर इनाम गांव में कृषकों का विकास, फिर चयन। तो क्या सही? ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 60 है कि हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम, यानी जो है उल्टे में क्रम को आपको बताना है। अवरोही क्रम मतलब होता है घटता हुआ क्रम, तो वो बताना है आपको। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगद छिद्रित सिक्के, उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत, अरिकामेडुपत्तन में बसगीत या फिर संगम साहित्य की रचना की शुरुआत। तो हमें उल्टा बताना है। तो देखिए इसमें आपका क्या सही होगा? इसमें सबसे पहले तो आप अगर तो ये ऑप्शन नंबर 1 रखेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, यानी क्या सही? ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न नंबर 61 है कि अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में कौन से कथन सही हैं, ठीक है। तो पहला है कि ये विद्यार्थियों को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है। देखिए प्रश्न किससे संबंधित पूछ रहा है? 61 में पूछ रहा है कि अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में सही कथन क्या है, जो चैप्टर के लास्ट में दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें पहला क्या है कि ये विद्यार्थियों को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है, सही है। प्रोजेक्ट का तुलना और विभेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार हैं। ये अधिगमकर्ताओं में कक्षा में पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ विकसित करता है। तो सबसे ही क्या सही होगा? आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। प्रश्न नंबर 62 है कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में क्या होता है? सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं और विवरण दिया गया है। संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया जैसे कि वे उसी तरह कार्यान्वित हैं जैसे संविधान में उनकी कल्पना की गई है। अगला है कि लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। तो 62 में आपका क्या सही? ऑप्शन नंबर 2, तीनों ही आपके सही हैं। प्रश्न नंबर 63 है
डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया? तो प्रश्न पूछ रहा है कि इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहा है? कारण और प्रभाव, परिस्थिति के बारे में परिकल्पना, परिस्थितियों से अनुमान लगाना या अनुभवों की तुलना करना। तो क्या सही है? ऑप्शन नंबर 4, परिस्थितियों से अनुमान लगाना। प्रश्न नंबर 64 है, बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है? तो कौन सी सर्वोत्तम हो सकती है? कि मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना। प्रश्न नंबर 65 है, यही है उस ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न रखना, महारी चोखा है या कहना। एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे? ठीक है, तो पहला क्या है कि मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है। मानवीय शुद्धता को ईश्वर की कृपा से पाया जाता है। अगला है, मानवीय शुद्धता जन्म से निर्धारित होती है या फिर मानवीय शुद्धता हम जो काम करते हैं उससे निर्धारित होती है। तो आपका क्या सही? ऑप्शन नंबर 3 कि मानवीय शुद्धता जन्म से निर्धारित होती है। प्रश्न नंबर 66 है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्चा उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। क्या केंद्रित करता है वो? पृथ्वी के जीवन के आसपास के रूप में समझ बनाना, अपने क्षेत्र, राज्य और देश पर अध्ययन करना, भारत के अतीत और सामयिक विकास का अध्ययन करना। तो इसमें आपका देखिए तीनों ही सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 67 है, ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? परिक्रमण, दिन रात, मौसमी परिवर्तन या फिर वर्षा का वितरण। तो किसको दर्शा सकता है? परिक्रमण, दिन रात और मौसमी परिवर्तन। क्या सही है? आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 है, एक शिक्षिका के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्यपुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं? खनिज संसाधन, उद्योग, ऊर्जा संसाधन, हमारी पृथ्वी के अंदर। किसका कर सकते हैं? पहला, दूसरा और तीसरा सही होगा। प्रश्न नंबर 69 आपसे पूछ रहा है कि एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि आखिर कौन सी होगी? प्रश्न क्या पूछ रहा है? वनों के प्रकार के विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी? विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना, वनों के प्रकार पर कार्य करने के लिए अधिगमकर्ताओं को छोटे समूहों में बांटना, या फिर अगला है, विद्यालय के समीप वन के क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। तो देखिए यही सही है, कहीं भी क्षेत्र भ्रमण करना सबसे उपयुक्त तरीका होता है। प्रश्न नंबर 70 है, भूकंप पर चर्चा के दौरान अधिगमकर्ताओं व्यवहारिक कौशलों को विकसित करने हेतु शिक्षक को किस चीज पर आखिर बल देना चाहिए? तो पहला है कि हालिया भूकंपीय घटना पर चर्चा करना, या फिर भूकंप से जुड़ी गतिविधि का प्रदर्शन करना, भूकंप के प्रकार, या फिर भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानी। किसका करना चाहिए? भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों का। प्रश्न नंबर 71 है, तवा बांध क्षेत्रों के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए? किस अधिकार के लिए? मछली पकड़ने के अधिकार के लिए। 72 है, कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि विविधता का उचित प्रतीक पूछा जा रहा है 72 में। यह लोगों की विशिष्टता को स्वीकारता है, लोगों के बीच असमानता को स्वीकारता है, लोगों के बीच भेदभाव बढ़ाता है, लोगों के बीच एकरूपता बढ़ाता है। तो सबसे उचित प्रतीक विविधता का क्या है? लोगों के विशिष्टता को स्वीकारता है कि सब लोग अलग तरह के होते हैं, सब में अलग तरह की विशेषताएं पाई जाती हैं। 73वां है, भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? अब लोकतंत्र के संदर्भ में गलत कथन पूछ रहा है। भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं। भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ। भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था। तो 73 में आपका ऑप्शन नंबर 3 गलत होगा। प्रश्न नंबर 74 में है, भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? प्रश्न किससे रिलेटेड है? ग्राम पंचायत से, कि कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए वो चुना जाता है। तो कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? 5 वर्ष के लिए चुनाव होता है। अगला है, पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या है? पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या होता है? स्टेशन हाउस अफसर। प्रश्न नंबर 76 है,
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन में निम्नलिखित में से आखिर क्या मुहैया कराया गया? तो क्या हुआ जब संशोधन किया गया? महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार। प्रश्न नंबर 77 है, भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? न्यायपालिका को माना जाता है। अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? किसको न्याय दिलाने के लिए? आदिवासी और दलित को न्याय दिलाने के लिए। 79 पूछ रहा है कि ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज्यादा स्तर की सरकार हो, एक से ज्यादा स्तर की जहां पे सरकार होती है, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को क्या कहते हैं? उसे गणतंत्रात्मक कहते हैं। प्रश्न नंबर 80 है, कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना, पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि न्यूनतम मजदूरी कानून पारित करना। तो देखिए दोनों ही आपका इसमें सही होगा, सरकारी नौकरी में आरक्षण भी सही और ये वाला भी। 80 में क्या सही? आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला है प्रश्न नंबर 81 पूछ रहा है, नई दिल्ली के वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए, आखिर किस चीज पे उसका ध्यान केंद्रित करना चाहिए? प्रश्न नंबर 81 में पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है, उसकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से कैसे श्रेष्ठ है? कैसे यह ब्रिटिश महत्ता विस्मय का भाव पैदा करता है? कैसे पर्यटक इमारतों को देखते हैं? इमारतों को दूर से कैसे देखा जाना चाहिए? का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करती है। ठीक है, 81 में क्या सही? ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 82 है, इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए, किस पे केंद्रित होना चाहिए? उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं। अगला है 83 में पूछ रहा है, 83 में क्या पूछ रहा है? देखिए, समसामयिक मुद्दे को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने के आखिर क्या उद्देश्य होते हैं? तो किस मुद्दों की बात हो रही है? समसामयिक मुद्दे की बात हो रही है। प्रश्न नंबर 83 है, तो उसमें पहला आपका ऑप्शन दिया हुआ है कि देश से जुड़े मुद्दे के प्रति रुचि को बढ़ावा देना, तो ये तो सही है। विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन कराने का कौशल विकसित करना, ये भी है। सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना, ये नहीं है। चौथा, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में सामाजिक व समसामयिक मुद्दों को शामिल करने का उद्देश्य राष्ट्रीय मुद्दों के प्रति रुचि विकास, समीक्षात्मक कौशल विकास और विद्यालय से समाज की संबद्धता को बढ़ावा देना है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 भी सही। इस तरह इसमें क्या सही हो जाता है? ऑप्शन नंबर 4 की पहला, दूसरा और चौथा सही है। अब अगला है प्रश्न नंबर 84 पूछ रहा है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय आखिर कौन सा उद्देश्य होना चाहिए? किस पर चर्चा करते समय? समानता पर। पहला है अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना, सभी का सम्मान के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना, संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना, या समझना कि हर तरह का अंतर समानता की तरफ ले जाता है। तो इसमें आपका क्या सही है? ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा और तीसरा सही। इस तरह ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा आपका 84 में। प्रश्न नंबर 85 है, कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि क्या करे? वो विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में शामिल करे। अगला, केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक हों। अगला, अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना। तो क्या करना चाहिए इसमें? पहला और तीसरा आपका सही है। प्रश्न नंबर 86 पूछ रहा है कि सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। अगर आकलन को बल देने से क्या होगा? अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। ठीक है, 86 में क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रश्न नंबर 87 पूछ रहा है कि द्वितीयक स्रोत का उदाहरण क्या है? पहला है भारत का संविधान, दूसरा कि अवनींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग। ठीक है, फिर अगला क्या है? द्वितीयक स्रोत की बात हो रही है, सीए बेली द्वारा लिखित
एल इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जेम्स मिल द्वारा लिखित ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो देखिए, जो आंकड़े प्रथम बार व्यक्तिगत रूप से अथवा व्यक्तियों के समूह, संस्था या संगठन द्वारा एकत्रित किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राथमिक स्रोत। और दूसरी तरफ जो आंकड़े किसी प्रकाशित अथवा अप्रकाशित साधनों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? द्वितीयक स्रोत कहते हैं। तो 87 में आपका क्या सही? ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब अगला है प्रश्न नंबर 88 पूछ रहा है कि औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं? अब किसकी बात हो रही है? औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा, तो किसको कर सकते हैं? ताराबाई शिंदेकृत स्त्री पुरुष तुलना को कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 89 है, भूगोल शिक्षण को किन मुद्दे से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए? संसाधन संरक्षण, विकास और विस्थापन, विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियां, मानव विकास। तो इसमें आपका सही है क्या? पहला, दूसरा और चौथा सही है। यानी इस तरह कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है किस चीज के लिए? एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करेगी चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनने की। तो देखिए, इस तरह हमारा जो है सोशल स्टडी यानी सामाजिक अध्ययन की जो मैराथन क्लास थी उसका पार्ट 2 यही खत्म होता है। आई होप एंड विश कि आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल हुई होगी, आपने बहुत ज़्यादा प्रश्नों को नए सीखा होगा, आपके प्रश्नों का रिविजन किया होगा। तो आपको आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बहुत बेस्ट विशेस। हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपनी तैयारी, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। नमस्कार।